Bismillahirrahmanirrahim. Crystallization, melting, glass transition temperature and factors influencing the melting temperature and glass transition temperatures. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग टेम्परेचर को या मेल्टिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, आपको पता है क्रिस्टलाइजेशन तो कूलिंग प्रोसेस के दौरान ही बनती है। क्रिस्टलाइजेशन, द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी इन्फ्लुएंसेस द मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज मटेरियल्स। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी आपको पता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करती है। जितनी डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी होगी उतनी सेकेंडरी बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे और उसका उतना ज़्यादा उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मॉडुलस दोनों इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। दोनों फैक्टर्स दोनों केसेस हमने देखे हैं पिछली क्लास में। द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मोल्टन पॉलीमर अकर्स बाय न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है ये आपको पता है कि मोल्टन पॉलीमर हो, एक पॉलीमर है जिसे मेल्टिंग पॉइंट तक हमने टेम्परेचर राइज़ करके उसको मोल्टन फॉर्म में ले लिया। उसके बाद फिर न्यूक्लिएशन सेंटर बनेगा और उस न्यूक्लिएशन सेंटर के अंदर जो क्रिस्टलाइट पोर्शन है, जो क्रिस्टलाइन पोर्शन है वो ग्रो करेगा और वो इन्हांस करता जाएगा। और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो दो तरह का ही हमने पढ़ा है, एक चेन फोल्डेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है और दूसरा हमने स्फेरियोलाइट स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। फॉर पॉलीमर्स अपॉन कूलिंग थ्रू द मेल्टिंग टेम्परेचर, आपने पॉलीमर को स्पेसिमेन को मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेके जाना है और फिर वहाँ से आपने कूलिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कूलिंग रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कूलिंग रेट फास्ट होगा, स्लो होगा तो उसका क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होगा। न्यूक्लियाई फॉर्म इन विच स्मॉल रीजन्स ऑफ टेंगल्ड एंड रैंडम मॉलिक्यूल्स बिकम्स ऑर्डर्ड एंड अलाइंड इन ए मैनर ऑफ चेन फोल्डेड लेयर। एक पॉलीमर है, उसको आप मेल्टिंग टेम्परेचर पर लेके गए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कूल होगा, न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, उसका न्यूक्लिएशन सेंटर बनेगा। उसके बाद उसके जो क्रिस्टलाइट पोर्शंस हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। उसकी जो चेन्स हैं, ठीक है, जिस रीजन के अंदर उनकी जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो ऑर्डर फॉर्म में आ रही हैं, वो उसका क्रिस्टलाइन पोर्शन बन जाएगा। और जहाँ पर वो टेंगल्ड ही रहेंगी, रैंडम मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट होंगी, वो उसका अमॉर्फस पोर्शन बन जाएगा। सेमी क्रिस्टलाइन के अंदर दोनों पोर्शन, सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल में अमॉर्फस रीजन भी होता है और क्रिस्टलाइन रीजन भी होता है। ऐसे लगता है कि जैसे क्रिस्टलाइन पार्ट अमॉर्फस मटेरियल के अंदर स्प्रिंकल किए हुए हैं, फेंके हुए हैं, ऐसे ही रैंडमली फेंके हुए हैं। ठीक है, एक मटेरियल है वो एमॉर्फस है, उसके अंदर क्रिस्टलाइन पार्ट हैं वो फेंक दिए हैं। यानी एक ऐसा पॉलीमर है जिसके कुछ हिस्सों पे जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो इंतहाई ओरिएंटेड और अलाइंड होंगी और कुछ में टेंगल्ड और रैंडमली ओरिएंटेड होंगी, वो उसका अमॉर्फस पोर्शन होगा। और फिगर के अंदर आप एक प्लेटलेट देख सकते हैं, एक लैमिला देख सकते हैं। इस लैमिला के अंदर जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो फोल्डेड हैं, आप देख सकते हैं फोल्डेड वाली, इसका ये फेस है, ये फेस है, आप ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है और इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन 10 नैनोमीटर दी हुई है। एट टेम्परेचर्स इन एक्सेस ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर द न्यूक्लियाई आर अनएबल बिकॉज ऑफ, अगर आप इसका टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर लेके जाते हैं, टेम्परेचर मेल्टिंग से ऊपर जा रहा है, जब टेम्परेचर मेल्टिंग से इतना ज़्यादा ऊपर होगा तो उसके अंदर एटॉमिक थर्मल वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होंगी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को ऑर्डर फॉर्म में नहीं आने देंगी। ये कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर मेल्टिंग से इंक्रीज़ कर दें तो फिर कोई चांस नहीं है कि आपका जो पॉलीमर है उसकी जो चेन्स हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो जाएं या उसके अंदर कोई क्रिस्टलाइन पोर्शन डेवलप हो जाए। ये कहता हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? आप पॉलीमर को मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेके जाएंगे और फिर उसको कूल करेंगे, नीचे लेके आएंगे। तो जैसे नीचे लेके आएंगे फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर लेके जाएंगे तो कहता है थर्मल एटॉमिक वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा होंगी कि वो जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स हैं उनको वो होने ही नहीं देंगी, उनको वो डिस्टर्ब कर देंगी। उनकी जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं
वो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में आ ही नहीं सकेंगी, या उनकी जो क्लोज पैकिंग है वो हो ही नहीं सकेगी। आफ्टर न्यूक्लिएशन एंड ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ स्टेज, न्यूक्लियाई ग्रो बाई कंटिन्यूड ऑर्डरिंग एंड अलाइनिंग ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूलर चेन सेगमेंट्स। कैसे होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से नीचे लोअर लेके आते हैं, इसमें एक न्यूक्लिएशन साइट बनती है। आप देखें यहाँ पर एक न्यूक्लिएशन साइट है बनी हुई, न्यूक्लिएशन साइट बनेगी और यहीं से इसने ग्रो होना शुरू होना है। इसका कुछ रीजन जो है उसमें जो चेन है वो एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में अंदर आ गई हैं और ये जो है ये ग्रो करता जाएगा और ये आउटवर्ड ग्रो करता जाएगा और इसके अंदर ये क्रिस्टलाइन पोर्शन है और ये भी क्रिस्टलाइन पोर्शन है। ये सारे क्रिस्टलाइन पोर्शन हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्डेड चेन आप देख रहे हैं। ये जो फोल्डेड चेन पोर्शन है ये क्रिस्टलाइन पोर्शन है और ये न्यूक्लिएशन सेंटर से निकलेगा और आउटवर्ड चलेगा और चारों डायरेक्शंस में चलेगा, तो ये स्फेरियोलाइट बन जाएगा और इसकी जो शक्ल है एक सफ़ियर की तरह होगी और इसकी जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ स्फेरियोलाइट ग्रोथ। इसकी ये ग्रोथ की डायरेक्शन है और ये इस तरह ग्रो करता जाएगा और क्रिस्टलाइन पोर्शन के दरमियान अमॉर्फस पोर्शन जो है वो मौजूद रहेगा। और अगर जहाँ पर एक चेन से दो चेन हो रही हैं तो बीच में टाई चेन मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ मिला रहे होंगे। ये सारा प्रोसेस है। दिस इज़ द चेन फोल्डेड लेयर रिमेन्स द सेम थिकनेस बट इंक्रीज इन लेटरल डायमेंशन। थिकनेस वो कहता है कि सेम रहती है, थिकनेस को चेंज करने के और फैक्टर्स होंगे। थिकनेस इसकी वही रहेगी 10 नैनोमीटर, वो चेंज नहीं हो रही। जैसे जैसे आप उसको कूल करते जाते हैं इसी तरह ये जो स्फेरियोलाइट है ये ग्रो करता जाएगा और फिर एक टाइम आएगा जब ये स्टेबल हो जाएगा और फिर आप उसको रूम टेम्परेचर पर लेके आ जाएंगे। फिर आप उसके अंदर परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी चेक कर सकते हैं। उसके कई तरीके हैं जिसमें परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी हम कैलकुलेट करते हैं और अलबत्ता वो कहता है कि इसकी जो थिकनेस है वो चेंज नहीं होगी। थिकनेस चेंज करने के और फैक्टर्स हैं, अभी आगे वो हमें बताएगा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इस स्फेरियोलाइट की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। That is, the chain folded layers remain the same thickness but increases in lateral dimension. Lateral dimension का मतलब है कि ये ग्रो कर रहा है, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, there is an increase in spheroidal radius. Spheroidal radius बड़ा हो रहा है या ये जो sphere है ये बड़ी हो रही है। उसके बाद है जी melting temperature. The melting of a polymer crystal is the transformation of the solid material into the viscous material. Melting का मतलब है कि आपके पास जो पॉलीमर है वो सॉलिड फॉर्म में है और जब वो मेल्ट हो जाएगा तो विस्कस फॉर्म में होगा। विस्कस फॉर्म में या विस्कस लिक्विड में होगा। तो विस्कस लिक्विड के अंदर क्या होता है, इन विच द स्ट्रक्चर इज़ हाईली रैंडम। विस्कस लिक्विड के अंदर जो पॉलीमर चेन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे और जो सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर हैविंग द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अलाइंड पॉलीमर चेन्स। यानी मेल्टिंग टेम्परेचर या एक मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जिसमें पॉलीमर क्रिस्टल की ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम द सॉलिड ग्लास की तरह हो इनटू द विस्कस लिक्विड। और दिस फिनोमेना अकर्स अपॉन हीटिंग। ये तो आपको पता है हीटिंग से होता है, कूलिंग से नहीं होगा, हीटिंग से होगा और इस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Tm से और इसमें m जो है वो सबस्क्रिप्ट है। There are several features related to the melting polymers. Melting polymers की कई features हैं। They are not normally observed with metals and ceramics. Metal और ceramic में ये नज़र नहीं आते। These are due to polymer molecular structures and lamellar crystalline morphology. ये आपको पता है कि चूँकि ceramic और metals में एटम्स और आयंस होते हैं तो पॉलीमर्स के अंदर चेन्स की फॉर्म में मटेरियल होता है, लिहाजा उसके डिफरेंट फीचर्स हैं पॉलीमर्स के एज़ कम्पेयर टू मेटल्स एंड सिरामिक्स। फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ द पॉलीमर टेक प्लेस ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। मेल्टिंग के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है, यानी एक पॉलीमर है वो एक टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होगा, दूसरा पॉलीमर है दूसरे टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होगा, तीसरा पॉलीमर है तीसरे टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होगा। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, एक ही मटेरियल है, तो फिर भी उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर इसलिए वो कह रहा है कि फर्स्ट द मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर
टेक प्लेस ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर की एक रेंज आती है। द मेल्टिंग बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एट विच इट इज़ क्रिस्टलाइज्ड, ये भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्रिस्टलाइन पोर्शन कितना है। अगर एक सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर है, चाहे पीवीसी है, उसके अंदर 95% क्रिस्टलिनिटी है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर और होगा, और अगर उसमें क्रिस्टलिनिटी 50% है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर और होगा। अगर उसकी क्रिस्टलिनिटी चेंज हो जाएगी तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज होगा। द थिकनेस ऑफ द चेन फोल्डेड लैमिला डिपेंड ऑन क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब उसकी थिकनेस की बात कर रही है तो वो जो उसकी थिकनेस है, लैमिला की थिकनेस है, स्फेरियोलाइट की जो थिकनेस है, वो कहता है डिपेंड करता है ऑन क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर। क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कि वो कितने टेम्परेचर पर उसकी क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुई है। ये भी ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि सैंपल के अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो कितना है। जिस तरह मेल्टिंग टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एक पैरामीटर है जो हम फाइंड कर सकते हैं। द थिकर द लैमिला द हायर द मेल्टिंग टेम्परेचर। अब इसने ये भी बात बता दी कि लैमिला जो है वो जितना ज़्यादा थिक होगा, उसका क्रिस्टलाइन पार्ट, उसकी जो प्लेटलेट्स हैं वो जितनी थिकर होंगी, उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। Impurities in the polymer and imperfections in the crystal also decreases the melting temperature। दूसरे फैक्टर वो बता रहा है impurities है। अगर आप impurity डाल देते हैं या imperfections उसके अंदर डाल देते हैं तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मसलन एक पॉलीमर है, उसके अंदर आपने नैनो फिलर डाल दिया है जनाब, जो नैनो फिलर एक तरह का डाल दिया, दूसरी तरह का, तीसरी तरह का डाल दिया, नैनो फिलर की क्वांटिटी आपने चेंज कर दी तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जो आपने नैनो फिलर डाला है वो भी इम्परफेक्शन है, वो भी एक डिफ़ेक्ट है, तो जैसे ये डिफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं पॉलीमर्स के अंदर, उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। द मेल्टिंग बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ हीटिंग। अब एक और फैक्टर है, वो कहता है रेट ऑफ हीटिंग के ऊपर भी मेल्टिंग बिहेवियर है। इंक्रीजिंग द रेट रिजल्ट्स इन एन एलिवेशन ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर। तो रेट ऑफ हीटिंग जो है वो भी, अगर ये रेट ऑफ हीटिंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाए तो फिर कहता है मेल्टिंग टेम्परेचर भी एलिवेट कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। Polymeric materials behavior depend on heat treatment that produces structural and property alteration। अब ये हीट ट्रीटमेंट की बात कर रहा है कि अगर पॉलीमर मटेरियल की हीट ट्रीटमेंट कर दी जाए तो उसकी स्ट्रक्चरल और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। पॉलीमेरिक मटेरियल बिहेवियर डिपेंड, पॉलीमेरिक मटेरियल का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? ऑन हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के ऊपर आपने उसको 40 डिग्री पे हीट ट्रीट किया हुआ है, 50 पे किया हुआ है, 60 पे किया हुआ है, 80 डिग्री पे आपने हीट ट्रीटमेंट की हुई है। आपने हीट ट्रीटमेंट कितने प्रेशर पे की हुई है? आपने हीट ट्रीटमेंट वैक्यूम में की हुई है, आपने हीट ट्रीटमेंट किसी गैस की प्रेजेंस में की हुई है। तो ये सारे फैक्टर हैं, इनके ऊपर ये डिपेंड करती है और ये इन्फ्लुएंस करता है दैट प्रोड्यूसेस द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी अल्ट्रेशन। ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये स्ट्रक्चरल और प्रॉपर्टी अल्ट्रेशंस करती हैं। एन इंक्रीज इन लैमिलर थिकनेस मे बी कंसिडर्ड बाई अनीलिंग जस्ट बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर। अब उसने ये भी कह दिया कि ये भी हो सकता है कि जो लैमिलर की थिकनेस है, जो क्रिस्टलाइन पार्ट की प्लेटलेट्स की जो थिकनेस है, मे बी इंक्रीज़ हो सकती है, मे बी इंड्यूस हो सकती है। किस वजह से इंड्यूस हो सकती है? बाई अनीलिंग यानी टेम्परेचर ट्रीटमेंट से जस्ट बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर। और ये सारी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं मेल्टिंग टेम्परेचर से लो कर रहे हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हो जाएगी ना। मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो वो तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, उसका जो फेज़ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सॉलिड फेज़ से आप आ जाएंगे लिक्विड फेज़ के अंदर, ये विस्कस फेज़ के अंदर आ जाएंगे। फिर जब दोबारा ठंडा करेंगे तो फिर कूलिंग रेट और फिर वो सारे फैक्टर, सारी चीज़ें दोबारा होंगी। फिर वो दोबारा डिटरमिन करेंगी कि वो कैसे, आपका जो मटीरियल है वो कैसे बन रहा है। अनीलिंग आल्सो रेजेस द मेल्टिंग टेम्परेचर। अनीलिंग से मेल्टिंग टेम्परेचर भी रेज हो गया। देखें उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, अब उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो रही हैं। जो मेल्टिंग टेम्परेचर इज़ अ थर्मल टेम्परेचर है। तो अनीलिंग आल्सो रेजेस द मेल्टिंग टेम्परेचर बाई डिक्रीजिंग द वैकेंसीज एंड अदर। Annealing also raises the melting temperature by decreasing the vacancies and other imperfections in polymer crystals and increasing crystalline thickness। Annealing का जो इफ़ेक्ट है वो मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर है
कहता है बाई डिक्रीजिंग द वैकेंसीज एंड इम्परफेक्शंस इन पॉलीमर क्रिस्टल्स एंड इंक्रीजिंग द क्रिस्टलाइट थिकनेस। नेक्स्ट है जी, एक पैरामीटर होता है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इस पैरामीटर को, और वो है जी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर पॉलीमर ग्लास तो एक हार्ड होता है ना, ब्रिटल होता है, हार्ड ब्रिटल होता है, जिसमें जो ट्रांजिशन है वो सॉलिड से लेके विस्कस जैसी हो जाती है, रबरी सा हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें मटेरियल ग्लास फेज से रबरी फेज में आ जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। द ग्लास ट्रांजिशन अकर इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। देखें जी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो फुल्ली क्रिस्टलाइन पॉलीमर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ग्लास ट्रांजिशन अकर इन अमॉर्फस एंड सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर इज़ ड्यू टू रिडक्शन इन, मैंने बताया ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर मटेरियल ग्लास से रबरी सा हो जाता है, और ख़ास टेम्परेचर है। और ये जो प्रॉपर्टी है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर सिर्फ अमॉर्फस और सेमी क्रिस्टलाइन के अंदर होगी। जो फुल्ली क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हैं उनके अंदर टीजी नहीं होगा। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर टीजी सिर्फ अमॉर्फस के लिए है और सेमी क्रिस्टलाइन के लिए। अगर कोई ऐसा मटेरियल है, ऐसा स्पेसिमेन है जिसमें टीजी नहीं आ रहा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो फुल्ली क्रिस्टलाइन है, वो क्रिस्टलाइन पॉलीमर है, वो अमॉर्फस या सेमी क्रिस्टलाइन नहीं है। ये उसकी पहचान है क्रिस्टलाइन पॉलीमर की। अच्छा, ग्लास ट्रांजिशन अकर्स इन अमॉर्फस एंड सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर, ये मैंने आपको बता दिया कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर सिर्फ अमॉर्फस और सेमी क्रिस्टलाइन का होता है। तो लेकिन क्रिस्टलाइन पॉलीमर जो है उनमें टीजी नहीं होता। अभी आगे एक ग्राफ आएगा, उसमें ये क्लियर बात हो जाएगी कि टीजी जो है वो सिर्फ अमॉर्फस और सेमी क्रिस्टलाइन के लिए ही होता है। इस ड्यू टू, किस वजह से आता है ये टीजी जो है, क्यों प्रोड्यूस होता है? इस ड्यू टू रिडक्शन इन मोशन ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर चेन्स विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। उसकी जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं उनकी मोशन में रिडक्शन हो जाती है, मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं। इसकी रीज़न ये है, उसने रीज़न बता दी। द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अकर्स ड्यू टू a reduction in motion of large segments of molecular chain। molecular chains की motion में reduction हो जाना। molecular chains की motion में reduction होने का मतलब ये है कि उनकी bondings बढ़ जाती हैं ताकि वो आसानी से move ना कर सके। फिर decreasing temperature, जैसे temperature decrease करते हैं उनकी secondary bond formation बढ़ जाती है, उसकी जो चेन सेगमेंट्स की मोशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, लिहाजा उसमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। ये उसने रीज़न बता दिया यहाँ पे। अपॉन कूलिंग द ग्लास ट्रांजिशन रिलेट्स टू द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड इनटू द रबरी मटेरियल एंड फाइनली इनटू द रिजिड सॉलिड। ये वही बात कर रहा है कि ये टेम्परेचर, इसने आप ये डेफिनेशन दी है, ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन है। अपॉन कूलिंग, नीचे लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट विच द पॉलीमर एक्सपीरियंस द ट्रांजिशन फ्रॉम रबरी इनटू द रिजिड स्टेट इज टर्म्ड एज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर टीजी। यानी ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर ट्रांजिशन होती है रबरी से ग्लास में या रबरी से रिजिड में। पहले विस्कस लिक्विड था, आप कूल कर रहे हैं एक पॉलीमर को मेल्टिंग टेम्परेचर से कूल करते हुए नीचे आ रहे हैं। पहले विस्कस था, फिर रबरी हो गया, फिर ग्लास की तरह हो गया, रिजिड हो गया। और ये जो ट्रांजिशन आ रही है रबरी से रिजिड वाली, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर टीजी। और यहाँ भी ये देखें, ये टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिया हुआ है और वाई एक्सिस के अंदर रिलैक्सेशन मॉडुलस है, और यहाँ पर इसके एक यूनिट हैं और दूसरी तरफ इसके दूसरी यूनिट है PSI की तरफ। ये एक कर्व से दिखाई हुई है, टेम्परेचर डिपेंडेंट उसका बिहेवियर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर TG है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर TM है, और ये देखें ये TG है। TG से पहले ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो मटेरियल है वो ग्लासी होगा,
ग्लासी होगा। और जैसे ही ये टेम्परेचर आ जाता है, ये देखें ग्लासी ट्रांजिशन टेम्परेचर, तब ये ग्लास ये हो जाएगा, रबरी सा हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये विस्कस सा होगा। अगर आप देखें तो एक लाइन इस तरह बनती है, ये देखें तकरीबन कांस्टेंट लाइन है, और ये देखें यहाँ पर एक कांस्टेंट रीजन है। आप एक लाइन यहाँ पर बना लें, ये कांस्टेंट रीजन है, और इसके साथ आप एक और यहाँ पर लाइन खींच लें, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो इसका TG होगा। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हम फाइंड करते हैं जहाँ पर ये चेंज आती है, इस चेंज को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, कांस्टेंट वाले रीजन की एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, फिर कांस्टेंट वाले रीजन की एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, दोनों रीजन को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। हम सैम्पल्स के अंदर इसी तरह इसका टेम्परेचर जो है वो मालूम करते हैं ग्राफ के ज़रिए। The sequence of the events occurring in the reverse order when a rigid glass at a temperature below Tg is heated. In addition, abrupt changes in the other physical properties go with glass transition. तो जिस तरह ग्लास ट्रांजिशन में चेंज आ रही है, यहाँ पर था ग्लासी था, बिल्कुल ग्लास की तरह था, रिजिड था, और फिर यहाँ पर वो बिल्कुल विस्कस सा हो गया। ये चेंज आई है, ये टेम्परेचर रेंज है, इस टेम्परेचर रेंज के अंदर ये चेंज आई है। तो कहता है कि जिस तरह ग्लास ट्रांजिशन की जिस तरह के अदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ गो विद ग्लास ट्रांजिशन, दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी ग्लास ट्रांजिशन की तरह चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टिफनेस भी चेंज हो जाएगी। TG से पहले स्टिफनेस और होगी वैल्यू इसकी, और TG के बाद स्टिफनेस की वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हीट कैपेसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी TG से पहले और TG के बाद। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये चेंज हो जाएगा TG से पहले और TG के बाद। तो कहता है कि जो अदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो TG के साथ चेंज होती हैं। डेफिनेटली जब एक मटेरियल है उसकी फ़िज़िकल स्टेट और है, और कुछ टेम्परेचर के बाद उसकी फ़िज़िकल स्टेट ही बिल्कुल बदल जाती है, एक बिल्कुल सॉलिड है और फिर रबरी सा हो जाता है, तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाती है, तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होनी चाहिए ना, तो वो भी साथ साथ चेंज हो रही हैं। मेल्टिंग एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, दोनों की अब बात हो रही, TM और TG दोनों की बात होगी। पहले उसने TM को डिस्कस किया, फिर TG को डिस्कस किया, फिर TM और TG दोनों को अब डिस्कस कर रहा है कि दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है। मेल्टिंग एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन एप्लीकेशंस ऑफ द पॉलीमर, दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर दोनों ही एप्लीकेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। TG एंड TM also influence the fabrication and processing procedures for polymers and polymer matrix component, दोनों इफ़ेक्ट करते हैं फैब्रिकेशन के अंदर, दोनों का बड़ा रोल है TG का और TM का। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह के मटेरियल हैं। एक ग्लास मटेरियल है, इसका मतलब है ये अमॉर्फस है। अमॉर्फस के अंदर ये देखें टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो एक रेट के साथ इंक्रीज़ करता जाता है। फिर एक पॉइंट आता है कि ये जो रेट है वो शूट हो जाता है, तेज़ी से चेंज हो जाता है, और जहाँ पर ये चेंज आ रही है वो जो टेम्परेचर होगा वो होगा TG होगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। और उसके बाद फिर आप एक और टेम्परेचर रीच करेगा, वो कौन सा होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। और उसके बाद फिर आप ये दूसरी कर्व B है, कर्व B सेमी क्रिस्टलाइन है। सेमी क्रिस्टलाइन के अंदर आप देखते हैं ग्लास ट्रांजिशन से पहले ये देखें इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता जा रहा है, फिर इसके अंदर फिर और एक चेंज आ रही है। लेकिन अब के बाद जो चेंज आ रही है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें अगर आप रेट देखें, इसकी स्लोप और है और इसकी स्लोप और है, तो स्लोप चेंज हो गई है। TG पे जाके क्रिस्टलाइन पॉलीमर की स्लोप और है और अमॉर्फस की स्लोप और है। और तीसरा जो है वो है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें आप देखें तो इसके अंदर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का चेंज है वो एक कांस्टेंट आ रहा है और इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है इसके अंदर TG होता ही नहीं है, इसके अंदर कोई TG है ही नहीं। आप कहीं पर भी आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसका जो वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसका जो रेट है वो चेंज हो रहा है। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेट चेंज नहीं हो रहा तो आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि इसका TG कहाँ पर है।
और जहाँ पर रेट चेंज हो रहा है वो इसका टी जी होगा। ये देखें इसका टी जी है, ये इसका टी जी है, लेकिन यहाँ पर तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता इसके अंदर, इस पूरी कर्व के अंदर। स्पेसिफिक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर अपॉन कूलिंग फ्रॉम द लिक्विड मेल्ट फॉर टोटली amorphous curve A, semi-crystalline curve B and crystalline curve C polymers. The curve for totally amorphous material जो curve A है is continuous but experience a slight decrease in the slope at the glass transition temperature. इसमें डिक्रीज़ आ रही है। डिक्रीज़ इसलिए कह रहा है कि ये यहाँ से चला है, ये देखें ये इधर से चला है, ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर से ये इसकी स्लोप थी, स्लोप हाई है, और फिर जब इधर आ गई तो ये स्लोप जो है वो लो होगी। और उसने स्टार्ट कहाँ से किया है? उसने स्टार्ट किया है जी अपॉन कूलिंग फ्रॉम द लिक्विड मेल्ट से नीचे आ रहा है। जब मेल्ट से नीचे आ रहा है तो उसकी स्लोप यहाँ पर टी से पहले हाई थी और टी के बाद ये जो स्लोप है ये लो हो गई है। द कर्व फॉर द टोटली amorphous मटीरियल कर्व इज़ कंटिन्यूस बट एक्सपीरियंस ए स्लाइट डिक्रीज इन द स्लोप एट टी जी के ऊपर थोड़ी सी इसके अंदर जो स्लाइट डिक्रीज आएगी स्लोप के अंदर। यहाँ पर स्लोप हाई है और यहाँ पे स्लोप कम है। द बिहेवियर इज़ इंटरमीडिएट फॉर सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर बी। इसका बिहेवियर, इसकी बात हो रही है, इसका बिहेवियर इंटरमीडिएट है ग्लास और क्रिस्टलाइन सॉलिड से बिल्कुल इंटरमीडिएट। अगर आप देख लें तो इसकी जो स्लोप है उसके अंदर जो चेंज आ रही है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है। इसके अंदर तो चेंज ही नहीं आ रही क्रिस्टलाइन के अंदर, और अमॉर्फस के अंदर लार्ज चेंज आ रही है, तो इसके अंदर इंटरमीडिएट सी चेंज आ रही है। द बिहेवियर इज़ इंटरमीडिएट फॉर ए सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर कर्व बी in that both melting and glass transition phenomena are observed. Tm and Tg are properties of respective crystalline and amorphous phases in the semi-crystalline materials. और यहाँ पे फिगर के अंदर इस टेबल के अंदर, यहाँ पर इस टेबल के अंदर Tg की वैल्यू और Tm की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पर आप देखें कि नायलन में 57 इसका Tg है और 265 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। इस तरह पॉलीस्टाइरीन के अंदर 100 और 240 आ रही है, और डिफरेंट पॉलीमर्स की डिफरेंट टीजी और टीएम की वैल्यूज़ दी हुई हैं। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये किसी भी सैम्पल की प्रेपरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।